इसमें हम पाचन क्रिया यानी कि मानव की वह क्रिया जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, अघुलनशील अणुओं को, कणों को एंजाइम्स की सहायता से सरल छोटे छोटे और अवशोषित होके बनाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। ओके, तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। मानव पाचन क्रिया विधि को 5 चरणों में बांटा है। इसके 5 चरण हैं। पांच चरण। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण और नंबर 5 बहिक्षेपण। तो स्टूडेंट इन 5 चरणों के जो ये शब्द हैं इनका पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है कि जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करना। भोजन को इस चरण में भोजन को मुंह गुहा में लिया जाता है, चबाया जाता है, उसको रसरसा बनाया जाता है और उसे निगला जाता है। और यह प्रतिवर्ती क्रिया ऐच्छिक क्रिया है। दूसरा पाचन, सेकेंड स्टेज में हम भोजन के पाचन को पढ़ेंगे। यह क्रिया होती है पाचक अंगों में, किनकी सहायता से? एंजाइम्स की सहायता से। एंजाइम्स की सहायता से तो भोजन के बड़े रूप को सरल रूप में बदला जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पढ़ेंगे, तो उनको वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप जब उनको बार बार रिपीट करोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपके भोजन छोटे छोटे कणों में और अवशोषण योग्य हो जाता है। तो अगली क्रिया अवशोषण, ये होती है आंत्र में। आंत्र के 2 भाग होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। लास्ट लेक्चर में मैंने इनके भागों के बारे में आपको बता रखा है। तो इसमें जो विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, यानी रसांकुर और सूक्ष्मांकुर, जो आंत्र में पाए जाते हैं, इनकी द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है और यहाँ से जो पचित भोजन है वो रक्त में चला जाता है, रक्त में चला जाता है। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्रिया के अंदर क्या करेंगे? जो भोजन का भाग है, भोजन का रूप है, वो रुधिर के माध्यम से प्रत्येक सेल्स में पहुंच जाता है, जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है और हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त। भोजन को पाचन करने से हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है, वो अवशोषित होता है और फिर उसका स्वांगीकरण होता है। तो यह बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जिसमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, तब जाकर के हमें जो भी हमने भोजन ग्रहण किया है वो एटीपी ऊर्जा हमें मिलती है और हमारी कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, हमारे अंग वगैरह सभी कार्य करते हैं। क्लियर है? जो अपचित भोजन होता है, मलाशय में अस्थायी रूप से इकट्ठा होता है, ठीक है, उसका बहिक्षेपण होता है, उत्सर्जन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ये अपचित भोजन के लिए है। क्लियर प्रकार से हमारे 5 चरण हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चरण, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करना। इसमें मुख में भोजन को लेना,
चबाना और निगलना, ये क्रियाएं सम्मिलित होती है। ठीक है। अंतःग्रहण क्रिया एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में जो लार ग्रंथियां हैं दांत है, जीभ है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें भोजन का ठोस भाग है उसे छोटे छोटे रूप में लसलसा निगलने योग्य रूप में बनाया जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं। लार ग्रंथियों से स्रावित जो लार होता है, उस लार में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1 जल, जल की मात्रा 99% होती है। नंबर 2 टाइलिन एंजाइम, जिसको हम अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। नंबर 3 लाइसोजाइम, आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट। तो मुखगुहा में लार की उपस्थिति की वजह से जो मुख गुहा में जो पीएच होता है वह 6 से 7 के आसपास होता है। फोक्स पर तो स्टूडेंट इन एंजाइम्स का कार्य पाचन क्रिया विधि के अंदर है। अंतःकरण के अंदर अपनी हेडिंग रहती है मुखगुहा में पाचन। इसमें हम अंतःकरण और पाचन दोनों को पढ़ते हैं। पाचन या भोजन का हो रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट लार ग्रंथियों से स्रावित जो लार है वो मुख गुहा के अंदर आ जाता है। लार ग्रंथियों के प्रकार 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। कर्णपूर्व ग्रंथि, अधो जिह्वा ग्रंथि, अधो जंघ ग्रंथि। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां अपने श्रावण को मुख गुहा में छोड़ती हैं। लार के अंदर ये कंपोनेंट पाए जाते हैं। जीभ भोजन के टुकड़ों को उलटने पलटने का, लसलसा करने का काम करता है, जबकि जो दांत है वह भोजन को काटने, पीसने, चबाने, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का काम करते हैं। और भोजन का जो रूप है वो बोलस बन जाता है। मुख गुहा के अंदर जो पीएच होता है वो 6-7 के लगभग होता है। यहाँ टाइलिन एंजाइम, जो अल्फा एमाइलेज के टाइलिन एंजाइम है, जो टाइलिन एंजाइम है वह कार्बोहाइड्रेट का, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जिसे स्टार्च भी कहते हैं, उसका पाचन करके माल्टोलाइसोजाइम भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि मुख गुहा के अंदर पाचन मोस्टली किसका होगा? वो होगा कार्बोहाइड्रेट। अंतःकरण क्रिया एक्चुअल के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है। और इसमें भोजन का चबाना व निगलना तक होता है। और ये एक प्रकार की ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया मैंने आपको दृष्टि और दृष्टिका के भाग के टाइम बताया था कि जब हम भोजन को निगलते हैं तो बोनस को जब हम निगलते हैं तो ये जो ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है
बोलस जैसे ही हम निकलते हैं तो सेकंड स्टेप के अंदर ग्लोटिस है, ये ग्लोटिस को ढक देती है, ठीक है, ताकि भोजन के कण श्वास नली के अंदर नहीं जाए और भोजन सीधा ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। ये ग्रसिका है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, और ये ग्रसनी है जिसको फेरिंग्स कहते हैं। तो इस प्रकार से निगलने तक की जो क्रिया है वो हम पहले चरण के अंदर करते हैं। अब जो भोजन जो बोलस है वो नीचे की तरफ ग्रसिका में आया है। अब सारी की सारी क्रियाएं जो है मलाशय तक अनिश्चित क्रियाएं होती हैं। तो स्टूडेंट पहला चरण क्लियर हो चुका है जिसमें अंतःग्रहण और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे मुखवार के बाद में आमाशय में पाचन। यहाँ पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ग्रसनी और ग्रसिका में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका की संरचना के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो पेशियां होती है उन पेशियों के अंदर कर्मानुकुंचन गति होती है और इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां भी पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्रावन करती है, श्लेष्मा का स्रावन करती है, जिसकी वजह से भोजन आसानी से जो है आमाशय के अंदर उतर जाता है। कर्मानुकुंचन गति होती है इनके पेशियों में। तो आंतरिक भित्ति में इस प्रकार के तो ग्रसिका के आंतरिक भित्ति में इस प्रकार का वातावरण होने से जो है भोजन आसानी से आमाशय के अंदर चला जाता है। तो ग्रसनी व ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन क्रिया तो नहीं होती है, लेकिन वह भोजन को आगे पहुंचाने में मदद जरूर करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है आमाशय में पाचन। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेप अपना है आमाशय में पाचन। उदर गुहा में आमाशय जिसे हम स्टमक या पेट कहते हैं उसकी संरचना लगभग ऐसी होती है। आगे वाला भाग जठरागम, अंतिम भाग जठर निर्गम और बीच वाला भाग फंडस कहलाता है। क्लियर है? जठरागम यानी कार्डियक, फंडस, जठर निर्गम, जठर निर्गमी, पाइलोरिक भाग। तो इस प्रकार से आमाशय का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जे आकार का पेशीय चौड़ा थैलीनुमा। इसे जठर अंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें जठर ग्रंथियां होती है, विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है, विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है जिसमें श्लेष्मा ग्रंथियां जठरागम और जठर निर्गम में होती है। श्लेष्मा ग्रंथियां ये श्लेष्मा ग्रंथियां श्लेष्मा या म्यूकस का स्रावन करती है और ये आमाशय को स्वपाचन से बचाती है। सेकेंड है फंडस भाग। फंडस भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार की जो ग्रंथियां होती है उसमें फंडस भाग में दो मुख्य प्रकार की सेल समूह पाया जाता है जिसे हम अम्लजन या ऑक्सीटिक सेल समूह कहते हैं। नंबर 2 जाइमोजन सेल। अम्लजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है और एक होता है नेज कारक, इसका स्रावन होता है। नेज कारक विटामिन B12 का अवशोषण करता है। भोजन में जो उपस्थित विटामिन B12 है उसका अवशोषण करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
ये बहुत ही तीव्र प्रबल अम्ल है। इसकी वजह से जो आमाशय का माध्यम है उसका पीएच 1 से 2 हो जाता है, अम्लीय माध्यम हो जाता है, अम्लीय माध्यम। और यह प्रोटीन का पाचन करने के लिए बहुत जरूरी है, और यह प्रोटीन का पाचन करने के लिए बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिए आप। ठीक है, जाइमोजन सेल से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? नंबर 1 पेप्सिनोजन, नंबर 2 प्रोरेनिन, नंबर 3 जठर लाइपेज। क्लियर है? ये दोनों पेप्सिनोजन प्रोरेनिन दोनों निष्क्रिय होते हैं। HCl जो ऑक्सिंटिक सेल से निकला है वो पेप्सिनोजन पर क्रिया करेगा और उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा, सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोरेनिन पर क्रिया करेगा और उसे रेनिन में बदल देगा। पेप्सिन मनुष्य के अंदर आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने के लिए काम में आता है, और ये प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। ये प्रोटीन का सरल रूप है। प्रोरेनिन का श्रवण केवल नवजात बच्चे में होता है जो भोजन नहीं लेता है, केवल मां का दूध ग्रहण करता है। ठीक है, तो मां के दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है उसके पाचन के लिए बच्चे के अंदर मोस्टली जो जठर ग्रंथियों से प्रोरेनिन का श्रवण होता है, पेप्सिनोजन का श्रवण नहीं होता। ठीक है, और उसमें जठर लाइपेज का भी श्रवण होता है। तो प्रोरेनिन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेनिन में बदल देता है। यह दूध प्रोटीन जो मैंने आपको कैसीन बताया था, उस कैसीन को पेरा कैसीनेट में बदल देता है, जो आगे प्रोटीन का सरल रूप जिसे प्रोटीओज और पेप्टोन्स कहते हैं उसमें बदल जाता है। प्रकार से बच्चे ने जो दूध ग्रहण किया उस दूध का पाचन इस प्रकार से इस रूप में होता है। दूध के अंदर जो उपस्थित वसा होती है उस पर जठर लाइपेज क्रिया करके और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से हो रहा है। पेप्सिनोजन जाइमोजन सेल से स्रावित हुआ, प्रोरेनिन स्रावित हुआ, जठर लाइपेज स्रावित हुआ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इन दोनों को पहले सक्रिय किया, ठीक है, और यह प्रोटीन पर क्रिया और प्रोटीन को सरल रूप में बदल देता। वैसे अगर हम बाहर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेवें तो हमारे लिए बहुत घातक है, लेकिन हमारे आमाशय के अंदर हमारे अंग में ही जब ये बन रहा है तो किस प्रकार से हम सुरक्षित है? उसका कारण है श्लेष्म ग्रंथि। मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि जठर ग्रंथियों में सर्वाधिक मात्रा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है जो म्यूकस या श्लेष्मा का स्रावन करती है। ये बहुत ही मोटी परत ऊपर बना देती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है आमाशय की गुहा में, ठीक है, तो उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे जितने भी आमाशय के उत्तरंग कोशिकाएं हैं वो सुरक्षित रहती है। यानी कि श्लेष्मा का कार्य क्या है? आमाशय को स्वपाचन से बचाना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साइड इफेक्ट से बचाना। क्लियर स्टूडेंट? और ये अम्लीय माध्यम इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको बताया प्रोटीन का पाचन हो रहा है, और अगर भोजन में बाय चांस लाइसोजाइम से जो बैक्टीरिया नष्ट नहीं हुए तो वो इस अम्लीय माध्यम में आकर के नष्ट हो जाएंगे। ओके,
तो स्टूडेंट आमाशय का पाचन बोर्ड के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक सरलता से बताया है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है, माध्यम उसमें अम्लीय होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन प्रोरेनिन को सक्रिय पेप्सिन व रेनिन में बदलता है। क्लियर है? जो प्रोटीन के पाचन में जो प्रोटीन को पाचन करने में मदद करते हैं। नंबर 2, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्लियर है? और तीसरी चीज क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको कपाट बताया था, ये मैंने आपको कपाट बताया था जठरागम कपाट, ये जठर निर्गमी कपाट मैंने बताया था। इन कपाटों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रण भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट आमाशय में एक्चुअल में क्या हुआ, भोजन का मंथन। इसमें भोजन 4 से 5 घंटे पड़ा रहता है। ठीक है, भोजन का मंथन होता है। भोजन का मंथन करने का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी अनिच्छिक पेशियां हैं उन सभी में कर्मानुकुंचन गतियां होती है, जिस वजह से जो है ये प्रक्रिया निरंतर हो ही रही है। ठीक है, और प्रोटीन के और वसा के भाग को सरल रूप में बदला जा रहा है। तो इस प्रकार से इसी भोजन का मंथन कहा गया है। अब जो भोजन बना, आमाशय में जितनी ये सारी क्रिया हो जाती है तो भोजन का रूप है वो पहले आया था बोलस रूप में, वो पहले बोलस रूप में आया था। भोजन का जो रूप है वो पहले बोलस रूप में आया था। बोलस को आमाशय जो बदल देगा वो काइम में बदल देगा, काइम। ठीक है, अर्धठोस लेई के समान। तो आप ध्यान रखें कि मुख गुहा में जो पाचन हुआ उसे हम बोलस कहते हैं। आमाशय में जो भोजन का पाचन हुआ, मंथन हुआ, जिसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो आमाशय में पचित भोजन को हम काइम कहते हैं। ये एक प्रकार की अर्धठोस लेई के समान होता है। क्लियर है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।